यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के इकाई 7 में 21 कहानियों को पढ़ना है। इन कहानियों पर आधारित प्रश्नोत्तर मैंने 4 पार्ट में तैयार किए हैं। ये मैं यहाँ पर उनमें से तीसरा पार्ट को ले रही हूँ। मैंने इनको जो कहानी का जो इतिहास है उसके आधार पे बांटा है। ये मैं यहाँ पे प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी के प्रश्नों को ले रही हूँ। इस पार्ट में 2 कहानी का समावेश किया गया है। पहला है अपना अपना भाग्य कहानी, जो कि जैनेंद्र कुमार की कहानी है, और दूसरा है अज्ञेय की गैंग्रीन। तो पहला प्रश्न है हमारा, अपना अपना भाग्य कहानी के केंद्र में है। अब अपना अपना भाग्य कहानी के केंद्र में कौन है? लेखक है, समाज है, बालक है, मध्यम वर्ग है, कौन है? तो इसका उत्तर होगा बालक। अपना अपना भाग्य कहानी जो है वह एक छोटे बच्चे का कहानी है जो कि गरीबी और भुखमरी के कारण घर से भाग जाता है, और भागकर वो नैनीताल पहुंचता है। वहाँ पर भी उसे कुछ काम नहीं मिलता है और काम के खोज में इधर उधर भटकता रहता है। वो लेखक से मिलता है। लेखक उसे कहता है कि तुम कल आना, मैं तुम्हारा कल मदद करूँगा। और ठंड में उसके पास कपड़े भी नहीं होते हैं, और बालक सिर्फ 10 साल का है। इस तरह से वह ठंड और भूख के कारण दम तोड़ देता है, और उसकी मृत्यु को उसका भाग्य मान लिया जाता है। लेखक कहानी का एक पात्र है जो उदासीन बुद्धिजीवी है। इस कहानी में वह सामाजिक जिम्मेदारी से दूर भागता है तथा जिस समय उन्हें बच्चे की सहायता करनी चाहिए थी उस वक्त हृदयहीन तथा अमानवीय बन जाता है। तो यह इस कहानी का सार है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, अपना अपना भाग्य कहानी में किस पर व्यंग किया जाता है? तो अपना अपना कहानी में बुद्धिजीवी वर्ग पे व्यंग किया जाता है। अपना अपना भाग्य कहानी का उद्देश्य क्या है? तो अपना अपना कहानी का उद्देश्य है समाज के गरीब और लाचार बालकों का शोषण दिखाना। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, अपना अपना भाग्य कहानी एक लड़के पर केंद्रित है। वह लड़का कमाने के लिए कहाँ जाता है? तो वह नैनीताल जाता है। गैग्रीन कहानी में मालती के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो मालती कहानी की गौण पात्र है। यह असत्य बात है क्योंकि मालती जो थी वो इस कहानी की मुख्य पात्र थी। अब गैग्रीन कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जो कि शादीशुदा है और वह एक बच्चे की माँ भी है। उसका पति पहाड़ी गांव की एक सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है, और मालती जो है उसकी जो मनोदशा है वह हमेशा अकेली और उदास रहती है, और उसका जो ये त्रासदी है, उसकी अनुभूति जो उसको होता है, उसका इसमें चित्रण किया गया है। और हमेशा वो अपने पति के इंतज़ार में ही रहती है और घर के काम में और बच्चे का देखभाल में लगी रहती है। तो यह गैग्रीन कहानी जो कि अज्ञेय की लिखी हुई है उस पर आधारित ये प्रश्न है। छठा प्रश्न है, गैग्रीन कहानी किसको केंद्र में रखकर लिखी गई है? तो ये हम देखते हैं, मालती के जीवन की जड़ता, मालती का शोषण, या मालती का अनुचित व्यवहार, या मालती का स्वयं को महत्व देना। ये कहानी जो है ये इसका जवाब ए है, मालती के जीवन की जड़ता। गैग्रीन कहानी की विषय वस्तु का आधार है, या 7वां प्रश्न है हमारा, इसका उत्तर होगा नारी का यत्रवत जीवन। उसके बाद है, गैग्रीन कहानी की नायिका के पति का नाम क्या है? तो नायिका के पति का नाम था डॉक्टर महेश्वर। ए ऑप्शन सही है। मालती के बेटे का क्या नाम है? तो मालती के बेटे का नाम था टीटी। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी बुद्धिजीवियों की अपेक्षा पूर्ण उदासीनता एवं असमर्थता के मनोवृत्ति पर व्यंग है? तो आप समझ गए होंगे, ये अपना अपना भाग्य इसका जवाब है।
घर के कार्य, पति की प्रतीक्षा तथा बच्चे की देखभाल, इन 3 सोपानों में किसका जीवन घूमता है? तो वो मालती है, जो कि गैगरिन की पात्र है, गैगरिन कहानी की पात्र है। इसके बाद चूंकि इस हिंदी कहानी का जो यह काल था, इसमें 2 ही कहानी थे, तो मैंने इसके बाद स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी में से 4 कहानियों को मैंने इसमें समावेशित कर दिया है। तो अभी इसके पास प्रश्न मैं यहाँ से ले रही हूँ। निम्नलिखित में से तीसरी कसम कहानी का पात्र नहीं है। तीसरी कसम कहानी जो है उसका पात्र इसमें से कौन नहीं है? तो ये सेवाराम इस कहानी का पात्र नहीं है। ये बाकी लोग उसमें टांगे वाला बने हुए हैं। तो इस कहानी में ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, तीसरी कसम। इस पर एक मूवी भी बना था, फिल्म बनी थी, आपको याद होगा। ये हीरामन इस कहानी का नायक है और हीराबाई नौटंकी में अभिनय करने वाली एक स्त्री है और इनके ही ऊपर ये कहानी की मूल संवेदना प्रेम है, प्रेम पे आधारित है। और हीरामन जो है वो 3 कस्में खाता है। एक बार उसका जो बाँस से लदा हुआ वो अपना गाड़ी ले जा रहा होता है, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे चोट लगती है, तो वह कसम खाता है कि अब कभी भी बाँस नहीं ढोएगा। दूसरी बार वो चोर बाजारी का सामान उठाता है और उसको मार पड़ती है, तो कसम खाता है कि अब चोर बाजारी का माल नहीं उठाएगा। और तीसरी बार कंपनी की महिला को अपनी गाड़ी में बिठाया था, तो उसका दिल जख्मी हो गया था। इस बार वो प्रेम कर बैठा था उससे, तो उसने कसम खाया था कि कंपनी की महिला को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाएगा। तो ये कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की है, तीसरी कसम, उस पर आधारित ये प्रश्न है। तीसरी कसम कहानी का केंद्रीय विषय है, इसका केंद्रीय विषय प्रेम है। तीसरी कसम कहानी में हीरामन ने कौन सी कसम नहीं खाई थी? नहीं खाई थी, तो इसका जवाब है वो दोस्तों को उधार नहीं देगा। ये कसम उसने नहीं खाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तीसरी कसम कहानी के संदर्भ में असत्य है? इसका जवाब होगा, इस कहानी का कथानक अत्यंत छोटा सा सारगर्भित है। छोटा नहीं है ये कहानी, तो यही जवाब होगा इसका। ये कहानी एक आंचलिक कहानी है, संवेदना में प्रेम है और इस कहानी की शैली जो है किसगोई शैली है। तो ये सब बाकी के सही हैं। अगला है हमारा लाल पान की बेगम। कहानी में प्रतिक्रियावादी स्त्री पात्र है। इसमें बिरजू की माँ जो है वो प्रतिक्रियावादी स्त्री की पात्र है। लाल पान की बेगम भी फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। यह कहानी स्त्री सशक्तिकरण की मिसाल है। बिरजू की माँ मेला देखने जाना चाहती है और अपने पति को गाड़ी लाने के लिए कहती है, और उसका पति को गाड़ी लाने में देर हो जाता है। इस कारण वह दुखी होती है, नाराज़ होती है और महिला जो आस पड़ोस की जो गलियों की स्त्रियां होती है वो ताने मारती है। बाद में जब गाड़ी लेकर आता है उसका पति, तो वो खुशी खुशी मेला देखने जाती है और जो महिलाएं उस पर ताने मारती हैं उनको भी वो अपने गाड़ी में बिठा लेती है। और जंगी की जो पुतोहू है उसने भी जब वो गुस्सा थी तो बिरजू की माँ को बोला था कि लाल पान की बेगम लगती है, तो इसी पर आधारित इसका नाम रखा गया। तो ये छोटा सा इसका एक सारांश है इस कहानी का। अगला प्रश्न है, बिरजू की माँ के क्रोध का कारण क्या था? तो स्पष्ट है कि उसकी माँ के क्रोध का कारण बिरजू के पिता का गाड़ी देर से लाना था। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी लाल पान की बेगम का है? तो जंगी की पुतोहू, चंपिया, मखनी बुआ, ये सभी पात्र इस कहानी के हैं। चीफ की दावत कहानी में किसकी वास्तविकता को अभिव्यक्त किया गया है? तो इसमें चीफ की दावत में एक मध्यम वर्गीय परिवार जो है उसका परिवेश और वहाँ का मानसिकता, उन लोगों की जो मानसिकता होती है उसको अभिव्यक्त किया गया इस कहानी में। चीफ की दावत कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की है जो कि
अपने चीफ को बुलाता है अपने घर दावत पे, उसी पे आधारित इसका नाम भी पड़ा है। और उसके चक्कर में वो अपने घर को बहुत ही अच्छे से सजाने की कोशिश करता है। यह कहानी भीष्म साहनी की है और इसका मुख्य पात्र है सामनाथ, जो कि मध्यम वर्गीय परिवार का मुखिया है और इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है और उसी को सुदृढ़ करने के लिए अपने प्रमोशन के लिए चीफ को दावत देता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चीफ की दावत कहानी में सामाजिक तथा आर्थिक विडंबना से जूझ रहा है? इसका जवाब है सामनाथ। सुसंस्कृत दिखने के कारण है तबादला के लिए, प्रमोशन के लिए और संपन्न स्थिति दिखने के लिए। सामनाथ का स्वयं को विदेशी चीफ के सामने आधुनिक तथा सुसंस्कृत दिखने का कारण वो प्रमोशन चाहता है, इसीलिए है। चीफ की दावत कहानी में सामनाथ का चरित्र किस प्रवृत्ति को अग्रसर करता है? वह एक लालची व्यक्ति था, क्योंकि इसीलिए वह चीफ को दावत दिया था लालच में कि उसकी प्रमोशन हो जाएगी। तो इसका जवाब प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें चीफ ने सामनाथ की माँ का अनादर किया था। चीफ ने उनका आदर, उसकी माँ का आदर किया था, उन्होंने कोई अनादर नहीं किया था। और ये सारे जो है वो सही है। सामनाथ की चारित्रिक विशेषता झूठी क्षमता के प्रदर्शन की है। माँ ने अपने सारे जेवर सामनाथ की पढ़ाई के लिए बेच दिए। माँ ने बेटे से हरिद्वार जाने की इच्छा व्यक्त की। ये सब सही है। एक ये जो डी ऑप्शन है ये गलत है। चीफ की दावत कहानी का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है ये सभी होंगे। बेटे व माँ के स्नेहमयी संबंधों को दिखाना, व्यक्ति की स्थिति और चिंतन को उजागर करना, बेटे की तरक्की को दिखाना। अमृतसर आ गया है कहानी डैश परिदृश्य पर लिखी गई है। तो ये भारत विभाजन पे, इस कहानी का लिखावट जो है वो भारत विभाजन पे है, इसी परिदृश्य पे तैयार किया गया है। यह कहानी भी भीष्म साहनी की है और यह कहानी शरणार्थियों के एक समूह का पाकिस्तान से भारत के समवर्ती शहर अमृतसर की ओर यात्रा के दौरान की भयावह और विनाश का वर्णन है इस कहानी में। तो आगे है 26 नंबर क्वेश्चन, विभाजन के दौरान हुए दंगों का किस वर्ग पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो यह गरीब और शोषित वर्ग पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। अमृतसर आ गया कहानी में वजीराबाद किसका प्रतीक है? तो इसका ये दोनों सही है, तो इसका जवाब होगा सी। ए और बी दोनों सही है। अमृतसर आ गया है, ये प्रश्न नंबर 28, अमृतसर आ गया है कहानी के लेखक विष्णु साहनी का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, रावलपिंडी में हुआ था, दिल्ली में हुआ था या लाहौर में हुआ था? तो ये रावलपिंडी इसका जवाब सही है। अमृतसर आ गया है कहानी किस शैली में है? यह मैं शैली में लिखा गया है। और सामनाथ का बॉस कौन है? तो वह एक विदेशी पात्र है जिसको खुश करने के लिए वह दावत देता है। तो यहाँ पे हमारा ये तीसरा तैयार जो कहानी का जो हमने 20 क्वेश्चंस पहले लिए हैं और ये 30 क्वेश्चंस हो गए, यानी कि हमारे 70 क्वेश्चंस लगभग हो गए हैं। और अगले भाग में 30 प्रश्न और देखेंगे, जो कि आज़ादी के बाद की ही जो किताबें लिखी गई है, कहानी लिखा गया है, उस पर आधारित होगा। थैंक यू।